स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी दयानी एंड आज मैं आपको अकाउंट्स का बेसिक सिखाऊंगी। देखिए, मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर इज द बेस्ट ईयर समझा और अब तक कुछ नहीं किया है, कोई बात नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया है तो नाउ। लेकिन अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए तो आई थिंक आपको उसके बाद में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सीरियसली पढ़ते हैं ना तो 3 महीना से 3.5 महीना बहुत होता है आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। आज मैं आपको चैप्टर 1 का रिविजन करवा रही हूँ। थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगी आपको इस वीडियो के अंदर में, और थोड़ा बहुत आपका बेसिक्स क्लियर करवा देती हूँ तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा इसको अकाउंट्स को आगे कंटिन्यू करना। तो सबसे पहले आज मैं आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग करवाऊंगी। इसकी डेफिनेशन जो है ये है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसीलिए मैंने आपके लिए लिख के रखी हुई है। तो अकाउंटिंग क्या होती है? ये आर्ट है, मतलब क्योंकि ये एक टेक्निक होती है ना, एक तरीका होता है, एक स्टाइल है जिसके थ्रू आप सारे अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। इसीलिए हम कहते हैं कि अकाउंटिंग इज आर्ट। देखिए, अकाउंटिंग बेसिकली आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट इसलिए है क्योंकि ये एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप कोई प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करते हो। ठीक है, आर्ट एक रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई करने का, उसके बाद आप चीजों को समराइज करते हो, समराइज करने के बाद बताते हो कि भी आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपको ये फर्म आगे रन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है इस नाते अगर हम देखें तो। और क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसके कुछ स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स हैं, इसीलिए हम इनको साइंस कहते हैं। क्योंकि जैसे साइंस में स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स होते हैं वैसे इसमें भी स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग आर्ट एज वेल एज साइंस। अब किस चीज का आर्ट या साइंस है? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। पहले मैं यहां तक एक्सप्लेन करती हूँ। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। देखिए, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कोई भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं चाहते, जितने भी चाहते हैं सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस चाहते हैं। जिस चीज को आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो खाली वही चीजें जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी वजह से आपको लॉस हो गया या आपके किसी डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में लड़ाई हो गई, तो आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना कि ये लॉस क्यों हुआ, क्योंकि डिपार्टमेंट्स के बीच में लड़ाई हो गई। नो, यू कांट रिकॉर्ड इट। फाइन। तो हम ये कहते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होते हैं और जो इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। कई ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल नहीं होते हैं और वो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट भी बहुत होते हैं, लेकिन हम क्योंकि वो मनी के टर्म्स में नहीं है इसलिए हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में लड़ाई हो जाए, वो कहेगा सेल्स मैनेजर से, जा भाई नहीं देता, जो करना है तो कर ले, मैं टाइम से बना करके नहीं दूंगा। सेल्स डिपार्टमेंट बोल रहा है भाई दे दे, बिक्री कम हो जाएगी। अब इस वजह से इन दो की लड़ाई थी जो कि मैनेजमेंट तक शायद बात नहीं पहुंची। अल्टीमेटली क्या हुआ? लॉस हुआ, क्योंकि टाइम से आप प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर पाए। बट यू कांट रिकॉर्ड इट बिकॉज आप ये लड़ाई को कैसे आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के टर्म्स में मेजर करोगे? सो इट इज नॉट पॉसिबल। फाइन। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे मैंने कहा, हर कुछ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का होता है, जो मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, वो ही चीजें जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर बिजनेसमैन ने 200 टेबल और चेयर परचेज किए तो वो रिकॉर्ड कर लेगा उसको कि भाई 50,000 रुपये का कैश मेरा टेबल और चेयर खरीदने में लगा है। तो आपको हर चीज को मेजर करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, जनरली अगर मान लीजिए छोटे बिजनेस के अंदर में क्या होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, सबसे पहले, वैसे भी इन स्मॉल बिजनेसेस जहाँ पे काफी थोड़े बहुत ट्रांजैक्शंस होते हैं, सबसे पहला जो रिकॉर्डिंग होता है वो जर्नल में होता है। लेकिन बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, तो जर्नल को भी ये आगे सब बुक्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कैश बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, परचेज रिटर्न बुक्स, परचेजेस बुक्स एंड सेल्स रिटर्न बुक्स, तो और जर्नल प्रॉपर, इस तरीके से करके ये उनको बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल बुक, इन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो छोटे बिजनेस में सिर्फ जर्नल भी सफिशिएंट है, लेकिन बड़े बिजनेस में सिर्फ जर्नल सफिशिएंट नहीं होता है, तो ये साथ में आगे फर्दर बुक्स भी बना लेते हैं, तो ट्रांजैक्शंस जल्दी रिकॉर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग। ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद सब्सिडरी बुक्स बनाई जाती है और उनके अंदर में ट्रांजैक्शंस को डाला जाता है। अब क्लासिफिकेशन जो होता है, आप ट्रांजैक्शंस को ग्रुप करते हो, एक नहीं। जैसे मान लीजिए आपके दिन में 100 ट्रांजैक्शंस हुए, कैश आपने परचेजेस भी किया, आपने माल भी बेचा है, आपने स्टेशनरी वेशनरी में भी खर्चा लगा दिया, आपके कैश के भी ट्रांजैक्शंस हुए, आपके उधार के भी ट्रांजैक्शंस हुए, कुछ चीजें रिटर्न हो गई, कुछ चीजें आगे बिक गई, बिकने के बाद रिटर्न हो गई, कुछ चीजें आपने रिटर्न कर दी, आपने परचेज किया था, माल अप टू द पार नहीं था, आपने रिटर्न कर दिया।
तो जो चीज आप खरीद के रिटर्न करते हो वो परचेज रिटर्न है, जो सामने वाला आपसे खरीद करके और आपको रिटर्न करता है वो सेल्स रिटर्न होता है। ठीक है, तो इन सबकी अलग अलग बुक्स में हम इनको क्लासिफाई करते हैं, सबका अलग अलग लेजर बना करके हम उसको क्लासिफाई करते हैं। तो अब मान लीजिए मुझे परचेजेस का रिकॉर्ड देखना है, क्रेडिट परचेजेस का। एक साथ मैं अगर परचेजेस बुक देखूंगी सारे रिकॉर्ड्स मुझे एक ही जगह मिल जाएंगे कि क्रेडिट के ये रिकॉर्ड्स थे और ये सब मेरे सामने हैं, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, एक बार में आपको पता चल जाता है। उसके बाद आपने जब क्लासिफाई कर दिया, क्लासिफाई करके फिर क्या फायदा हुआ, जब तक आप उसको समराइज नहीं करोगे। समराइजिंग का मतलब ये होता है, ये आर्ट होता है जिसके थ्रू आप प्रेजेंट करते हो अपने इस क्लासिफाइड डाटा को इस तरीके से जो कि वो अंडरस्टैंडेबल भी हो और मैनेजमेंट के लिए यूजफुल भी हो। बाकी के यूजर्स जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, कोई भी उस डाटा को देखें तो अपने मतलब का इन्फॉर्मेशन वो उससे डिराइव कर सके। तो ये होता है समराइजिंग। क्योंकि देखिए हर किसी को जरूरी है, मैनेजर को ये नहीं पता होगा कि फर्म की पोजीशन क्या है तो वो कैसे आगे की पॉलिसीज बनाएगा। इन्वेस्टर को ये नहीं पता होगा कि फर्म किस पोजीशन में है, वेदर इट इज हैविंग प्रॉफिट्स और लॉसेस, तो वो क्या करेंगे, इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे। बीइंग एन इन्वेस्टर, मैं मान लेती हूँ आप खुद इन्वेस्टर हो, तो आप किसी डूबती हुई फर्म में पैसा लगाओगे, या जिस फर्म में क्लियर कट आपके पास हिसाब नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्या आप उसमें पैसा लगाओगे? ऑब्वियसली नहीं। So that is why you have to have a clear cut picture of all these things, और तो ही आप उस बिजनेस में पैसा लगाओगे और तो ही आपको ये पता चलेगा। जब आप समराइज करते हो तो आपको ये पता चलता है कि आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं, आपको ये फर्म आगे चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, या अगर कोई आपसे गलती हो रही है तो आप उसको सुधार करोगे। तो ये सब चीजें आप इसके अंदर में देखते हो। और प्लस आप बैलेंस शीट बनाते हो तो आपको उससे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है कि मेरे पास असेट्स कितने हैं, मेरे पास लाइबिलिटीज कितनी है। असेट्स क्या होते हैं? जो मेरे होते हैं, जैसे मेरा फर्नीचर हो गया, मेरी बुक्स हो गई, मेरी स्टेशनरी, तो ये सब चीजें जो है ना जो मेरा होता है, प्लांट एंड मशीनरी, जमीनें मेरी, और मेरी खुद की गुडविल, मेरा कैश, ये सब चीजें क्या है, ये मेरे एसेट्स होते हैं, ये मेरे, मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं है। और लाइबिलिटीज जो होती है हम कह सकते हैं देनदारी होती है लाइबिलिटी। क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पे करने हैं आपको, या आपके लोन लिया है आपको लोन चुकाना है, आपका इंटरेस्ट चुकाना है, ये सब चीजें देनदारी है। जो देनदारी होती है वो लाइबिलिटीज होते हैं, और जो आपको किसी से लेना होता है वो आपके असेट्स होते हैं। फाइन, तो ये हो गया मेरा आपका इसका डेफिनेशन, सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सिर्फ जो चीज मनी के टर्म्स में होती है वो ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो ही ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, जो कि एटलीस्ट एक पार्ट भी अगर उसका फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, यानी कि मनी के टर्म्स में है, तो ही वो रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। और उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट्स इंटरप्रेट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था भी, रिजल्ट्स इंटरप्रेट करना मतलब प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताना। ठीक है, अच्छा ये तो था मेरा डेफिनेशन, इसका मीनिंग क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। और दूसरा जो इस क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो है अकाउंटिंग साइकिल का। अकाउंटिंग साइकिल मैक्सिमम 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, ACIG, अकाउंटिंग इज AC, ओके। अकाउंटिंग साइकिल 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे बनता है अकाउंटिंग साइकिल का। जब भी ये आएगा तो आपको ये साइकिल जरूर बना करके दिखाना है अकाउंटिंग साइकिल। सबसे इसका मीनिंग क्या है, देखिए सबसे पहले क्या होते हैं ट्रांजैक्शंस, आपने किसी को कुछ बेचा या आपने किसी से कुछ खरीदा, आपने ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया, उसके बाद आप उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हो। जर्नल के अंदर में भी डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। मैंने एक आधी वीडियो में आपको ये पहले भी बता रखा है कि जर्नलाइजिंग क्या चीज होती है। इनफैक्ट मैंने उसके 2 वीडियोस बनाए ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। ठीक, उसके बाद आप अभी जैसा मैंने बताया जर्नल करने के बाद, क्योंकि जर्नल में सब कुछ एक साथ रिकॉर्डेड रहता है तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है, उसमें से ट्रांजैक्शंस ढूंढने मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए उसके बाद हम क्या बनाते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं लेजर। लेजर के अंदर में परचेजेस का लेजर उठाओ, सारी परचेजेस के बारे में पता चल जाएगा। सेल्स का लेजर उठाओ, सारे सेल्स के बारे में पता चल जाएगा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेजर के बाद में हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। लेजर के जो बैलेंसेस होते हैं उनकी हेल्प से हमारे बनते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डेबिट्स ऑल एक्सपेंसेस एंड, देखिए ट्रायल बैलेंस के रूल्स बताती हूँ आपको। ट्रायल बैलेंस में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, क्रेडिट ऑल इनकम चलिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि डेटर्स डेबिट में जाएंगे, क्रेडिटर्स मुझे पैसा देना है इसलिए वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। कैपिटल, जो चीजें मेरी लाइबिलिटीज होती हैं वो सारी उधर तरफ चल जाती हैं क्रेडिट साइड में, जितने भी मेरे एसेट्स होते हैं वो सारे डेबिट साइड में चल जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बना दूंगी पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस का, बट फिलहाल आप ये समझिए ट्रायल बैलेंस के बाद में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें हमको ये पता चलता है
कि भाई मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, या मेरी फर्म्स कैसे चल रही है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, मुझे कितना प्रॉफिट है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और उसके बाद वंस अगेन वापस से वही साइकिल शुरू हो जाता है, फिर ट्रांजैक्शन होते हैं, फिर हम उनको रिकॉर्ड करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये है मेरा अकाउंटिंग साइकिल। अब यहाँ पे जो मैंने कहा था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में मेरे क्या क्या बनते हैं, जैसे ये यहाँ से ट्रांजैक्शंस का और अगर लेजर का अगर मैं इनको देखूं तो इनसे कुछ बुक्स बनती है। क्या क्या चीजें बनती हैं, जैसे ट्रांजैक्शन से लेजर तक में क्या क्या बुक्स बनती है। हमारी बनती है कैश बुक, ठीक है, कैश बुक बनती है, परचेजेस बुक बनती है, परचेजेस बुक बनती है, सेल्स बुक बनेगी, परचेज रिटर्न बुक बनेगी, सेल्स रिटर्न बुक्स बनेगी, ठीक है, और बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। तो ये सारी बुक्स हमारे यहाँ पे बनती है। और जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में जो इन सब में से किसी में नहीं जाता उसको हम रिकॉर्डिंग जर्नल प्रॉपर में कर देते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे बनती हैं, ठीक है। तो आज के ये जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मेरे हिसाब से, आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग क्या चीजें होती हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगी। क्या क्या सब फील्ड्स होते हैं, यूजर्स कौन कौन है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। थोड़ा सा हिंट मैंने अभी आपको दिया था, बट आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू अगर आप मेरे सारे वीडियोस को लाइन से देखेंगे। तो इतना करने के बाद आपको सारा कुछ लिखना आ गया, इसको एक्सप्लेन करना आ गया, उसके बाद तो कुछ रहा ही नहीं। ये एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। इन 2 में से आपका कम से कम भी 6-7 नंबर तो आपका फर्स्ट चैप्टर में से ही प्रिपेयर हो जाता है। प्लस एमसीक्यूज जब आते हैं तब भी आपको ये हेल्प करेगा। आपको पता है 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये समझ में आता है जो मैंने आपको बताया और आपको लगता है कि आई एम गुड और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको अगले वीडियो के बारे में पता चल जाए कि भी मैं क्या बना रही हूँ, और आपको जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा एंड यू कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ इट। एग्जाम के पहले इतना सा देख लीजिएगा, आपके लिए सफिशिएंट है। You all will score above 80 marks for sure. Okay, so goodbye for today. Bye bye.